नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर इस हफ्ते करीबन 5 से 6% की तेजी अब तक हम मार्केट में बना चुके हैं और बड़े दो चीजें यहां पर संडे और मंडे को होने वाली हैं। 4 दिसंबर यानी कि संडे को ओपेक की मीटिंग है और मंडे को यहां पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से शायद एक प्राइस कैप आ सकता है। उससे पहले कैसे करें कच्चे तेल में कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही सोने और चांदी में यहां पर निखार बरकरार है। कल भी यहां पर हमने नई हाईज बनते हुए देखे। सोने की अगर बात करें तो 3 महीने के हाईज पे और चांदी 6 महीने के हाईज पर अब यहां पर कारोबार करने लगी है। साथ ही बात करेंगे दालों की, जहां पर पिछले 1 महीने में कुछ बहुत प्राइसेस में हमने यहां पर फेरबदल आते हुए देखा है। लेकिन कैसी है बुआई, कैसी है आवक और अराइवल बाजार में, उन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा और एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है और कच्चे तेल से ही शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर उठापटक जारी है। अगर नवंबर के महीने में 8% की गिरावट देखने को मिली थी, तो इस हफ्ते में अब तक करीबन 6% का इजाफा भी हो चुका है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? 80 और 87 के आसपास दोनों ही यहां पर वैरायटीज कारोबार कर रही हैं। देखिए, अगर मनीषा जी कच्चे तेल की बात करें, कच्चे तेल में जो वोलेटिलिटी हो काफी अच्छी आ चुकी है। प्राइस में ऑलमोस्ट $75 से फिर से मार्केट $80 to $83 के एक रिबाउंड देख चुके हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड है दो चीज के कारण। एक तो डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी मंदी आई, ऑलमोस्ट 111, 112 से 105 आ चुका है। उस कारण आपको सारे कमोडिटी में आपको सपोर्ट देखने मिला है। दूसरी कंप्लीट डिपेंड है अभी सप्लाई के ऊपर। अगर आप देखिए, जिस सप्लाई कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं ओपेक और नॉन ओपेक के बीच में जो जुगलबंदी चल रही है, उस कारणवश प्राइस में एक अच्छा खासा एक उछाल देखने मिला है। अब ये उछाल कितना टिकेगा ये आपको 2 या 3 दिन में आपको ट्रेडिंग सेशन में पता चल जाएगा। बट अगर आप आगे के सारे महीने देखें, ये सारे बैकवर्डेशन पे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में लेवल है नहीं। अभी भी चाइना की तरफ से कोविड के न्यूज आ रहे हैं मार्केट में, और अगर आप देखें सप्लाई कंस्ट्रेंट को रोक रहे हैं, उन लोग सप्लाई कम कर रहे हैं। इस कारणवश प्राइस में स्टेबिलिटी देखने मिल रही है। अगर ये सप्लाई फिर से खोल देते हैं और अगर ओपेक ने डिसीजन लिया कि हम बैलेंस कम नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ से अच्छा खासा एक प्राइस में गोता देख सकते हो आप प्राइस में, और प्राइस यहाँ से $5 से $6 गिर सकता है। तो मैं रेकमेंड करूँ निवेशकों को कि हफ्ते का आखिरी दिन है और नेक्स्ट वीक मार्केट में काफी अच्छी न्यूज आने वाली है, तो आप स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। प्राइस में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक उछाल आ सकता है बिफोर मार्केट में न्यूज आए, और ये 6700 से लेकर 6900 के इर्द गिर्द मार्केट सस्टेन हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 83 से $85 का एक छलांग मार्केट में देख से मिल सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप 6600 के लेवल पे बाय करके चले। 6500 का स्टिक स्टॉप लॉस बन जाए, $100 का रिस्क लेके आप बाय करें। अपसाइड 6800 से लेके 6900 के टारगेट के लिए आप कच्चे तेल में बाय रह सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय है। $4 से $5 का उछाल यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोनों ही इवेंट्स में अगर हम देखें धर्मेश, तो चाहे वो ओपेक की मीटिंग है संडे को या फिर यूरोपियन यूनियन ऑन मंडे, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इन दोनों से ही देखना, और एक बड़ा नीजोक रिएक्शन कहां से आ सकता है? देखो, मेजर रिएक्शन होगा प्रोडक्शन कट, क्योंकि अगर आप देखिए प्रोडक्शन कट की वजह से ही मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने मिल रही है, और ओपेक के पास और कोई साधन नहीं है बिना प्रोडक्शन कट के। दूसरी बात रही रशिया की कैप की, तो मार्केट में ऑलरेडी $75 से $60 के इर्द गिर्द की कैप की न्यूज मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और इनफैक्ट अगर आप देखिए, रशिया ऑलरेडी $75 से $70 के भाव पे ही माल बेच रहा है, तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्लीटली जो मेजर फर्क पड़ेगा वो है प्रोडक्शन कट, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए मार्केट में इतनी अच्छी खासी मंदी आ चुकी है प्राइस में, और अगर आप देखिए ओपेक का जो ब्लड लाइन है वो कच्चा तेल है, और कच्चा तेल कंटिन्यूसली लुढ़क रहा है। $120 से ऑलमोस्ट $80 के इर्द गिर्द मार्केट आ चुका है। तो प्राइस में ऑलमोस्ट 30 से 40% की फॉल देखने मिल चुकी है लास्ट 6 महीने में, और कितना ये बेयर कर सकते हैं उस पर डिपेंडेंट है। अगर चाइना की तरफ से लॉकडाउन खुल जाता है तो कच्चे तेल में अच्छी खासी तेजी आने की गुंजाइश है। बट अभी भी ये एक असंभव न्यूज है, मार्केट में न्यूज फैक्टर इन हो चुका है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि शॉर्ट टर्म में ओपेक की तरफ जाके हम बाय करके चले, तो अच्छा खासा मुनाफा देखने मिल सकता है यहाँ पे। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर बना के चलनी है कच्चे तेल में। रवि, नेचुरल गैस को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार जब हमारी एक्सपर्ट से बातें हो रही हैं, सभी की खरीदारी की राय यहाँ पर है। क्या उसमें कोई चेंज है आपकी तरफ से? जरूर से उसमें बाय एंड डिप्स का ही स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। आई थिंक अगर क्रूड बढ़ेगा और अदर एनर्जी सोर्सेस में कुछ इजाफा होगा ड्यू टू दिस ओपेक मेंटेन प्राइस कैप, तो यूरोप में एक एनर्जी फिर से, अभी जो न्यूज नहीं चल रहा है, शायद न्यूज डिस्काउंट हो चुके थे कि एनर्जी क्राइसिस यूरोप में आ सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा प्राइस कैप का कोई डिसीजन नहीं है। अगर प्राइस कैप का डिसीजन लिया उसके बाद रशिया का अगर काउंटर एक्शन हुआ, तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट स्क्वीज वहां पे आपको नेचुरल गैस में आता हुआ दिखेगा। इन परसेंटेज टर्म्स मेरा मानना है कि अगर यूरोप के इवेंट मंडे में
कुछ भी यूरोप करता है या प्राइस कैप लगाता है तो क्रूड से ज्यादा तेजी आपको नेचुरल गैस में आती हुई दिखेंगी। तो अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आप ऑप्शन से ट्राई करें। ऑप्शन आप 550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके आप ये तेजी 1 से 2 वीक के लिए आप अपने पोजीशन रख सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आप 535 से 540 के बिटवीन एक बार बाइंग का जोन रखे। शॉर्ट टर्म में 520 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आपको 550 से 600 तक के लेवल 1 से 2 सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। साथ में जो विंटर का रिपोर्ट अभी चालू हो चुका है, सैटरडे जो अर्ली मॉर्निंग एंड वहां के फ्राइडे इवनिंग रिपोर्ट आएगा, तो वो विंटर में भी अभी कूलिंग चालू हो चुका है। तो हीटिंग डिमांड का भी मुझे लग रहा है कि आपको मंडे ऑनवर्ड एक अच्छा वहां पे सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो नेचुरल गैस में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन 1 सप्ताह के लिए रहेगी। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई कच्चे तेल और नेचुरल गैस की। ध्यान अब यहाँ पर सोने चांदी पर डालेंगे क्योंकि एक बहुत शानदार गेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। सोना 3 महीने के हाईज पर और 1816 का हाई हमने कल यहाँ पर बनता हुआ देखा था। क्लियरली उन हाई से कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आई है, लेकिन जिस तरह की गिरावट डॉलर इंडेक्स में है, 105 के नीचे के भी वहां पर अब स्तर है, उसका सीधा सपोर्ट यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में है। सोना 1790 और 1816 का हाई यहाँ पर हमने इसे छुआ है, उसके बाद यहाँ पर गिरावट है। चांदी भी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे जहां पर 6 महीने के हाईज बनते हुए नजर आए और 2274 अपने हाईज के आसपास अभी यहां पर कारोबार करता हुआ ऑलमोस्ट 3-4 सेंट की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार 64,000 के लेवल्स यहां पर वापस स्क्रीन पे आते हुए नजर आए हैं। धर्मेश, सोने चांदी में टॉप स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, मैं चांदी की तरफ बेट करूंगा कि सोने में ऑलरेडी मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है प्राइस में, और प्राइस ऑलमोस्ट $80 की तेजी ऑलमोस्ट। अगर आप देखिए 1720 डॉलर से ऑलमोस्ट $1815, $80-90 की तेजी शॉर्ट टर्म में देखने मिली है। ये कंप्लीटली मार्केट में डॉलर इंडेक्स के कारण हुई है, ना कि मार्केट में कोई बड़ी न्यूज आई है कि कोई बायर है, ना जियोपॉलिटिकल न्यूज है। तो ये शॉर्ट टर्म है। ईयर एंड भी आ रहा है, 10 दिन बचा है, 15 तारीख से मार्केट में हेज फंड्स और सारे बड़े ट्रेडर्स निकल जाएंगे बाहर। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि जो बाइंग में थे, इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने बाइंग की सलाह दी थी, बट मैं आज रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखें दोनों सोने और चांदी में, क्योंकि काफी अच्छी सडन स्पाइक देखने मिली है। और नेक्स्ट वीक से इंटरेस्ट रेट की रेट हाइक की बात चल रही है, और अगर रेट हाइक फिर से होता है तो प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि डॉलर फिर से स्ट्रांग होगा। डॉलर फिर से 107 108 की तरफ जा सकता है, और आपको कमोडिटी मार्केट में स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में जो इतनी लंबी तेजी आई है, वहां पे आपको मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। तो ईयर एंड है, मैं रेकमेंड करूंगा, वीकेंड ईयर एंड की नजदीक है तो प्रॉफिट बुकिंग करें। और अगर आप इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा आप चांदी में 64,000 पे बिकवाली करके चल सकते हैं, 63,000 से लेके 62,500 के टारगेट के लिए, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $21 का लेवल फिर से आपको शीघ्र ही देखने मिल सकता है। तो चांदी में मैं ज्यादा करके बेट करूंगा बिकवाली की। सोने में एटलीस्ट $15-20 की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है, तो अराउंड 53,000 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। ऑलराइट, तो सोने में कुछ यहाँ पर देखना होगा, लेकिन चांदी में तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से आगे बरकरार है। एक ध्यान यहाँ पर मेटल्स पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी तेजी के साथ इस हफ्ते में कारोबार बंद होता हुआ दिख रहा है। नवंबर के महीने में सभी मेटल्स में यहाँ पर तेजी थी और इस हफ्ते में भी कोई चेंजेस नहीं है। सभी मेटल्स इस हफ्ते में एक वीकली गेन के साथ फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। रवि, आप कैसे देखेंगे बेस मेटल्स को, चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आज भी खरीदारी के साथ फिलहाल कारोबार वीकली बेसिस पर तो तेजी है ही, लेकिन अगले हफ्ते के लिए कोई टॉप ट्रेड? डेफिनेटली अगले हफ्ते में मुझे लग रहा है कि ये तेजी का फायदा लेके सेल की पोजीशन बनाने एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट 104 के करीब चल रहा है। एज वेल एज देखे तो जो चाइना के साथ में यूएस के मैन्युफैक्चरिंग डेटा है उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि आगे जाके डिमांड का गैप रहेगा। और नेक्स्ट वीक चाइना एंड यूएस दोनों के ट्रेड बैलेंस के डेटा है, उसमें पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ के लिए उन्होंने क्या इंपोर्ट अपना किया है। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज रहना बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं, पर्टिकुलर कॉपर में जहां पे तेजी मुझे ओवरडन लग रहे हैं। 692 के करीब एक बार बेच के चलना है 700 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड अगले सप्ताह में 665 660 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। वही एल्यूमिनियम में इन्वेंट्री का एक सीरियस प्रॉब्लम है, और जिस हिसाब से बैन और नो बैन एलएमई का इश्यू हुआ, उसके बाद ग्लेनकोर जैसी कंपनियों ने बड़ी मात्रा में एलएमई पे अपनी इन्वेंट्री डाली, उसमें अभी ड्रॉडाउन नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री आगे जाके थोड़ा कंसर्न एल्यूमिनियम के लिए रह सकता है। 214 के करीब सेल करके चले अगले सप्ताह के लिए। 218 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड 205 तक के लेवल आपको एक सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों चाइना के साथ साथ सेंटिमेंट ज्यादा जुड़े, वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है। धर्मेश, आपकी भी बिकवाली की राय है या आपको लगता है कोई चुनिंदा मेटल यहाँ पर तेजी रह सकता है?
मैं भी रवि से काफी सहमत हूँ, स्पेशली मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा, क्योंकि कॉपर अगर देखिए कॉपर की चाल तो 660 से 700 का दायरा, 40 रुपए का दायरा इस 6 से 7% के दायरे में ट्रेड हो रहा है। ये कंप्लीटली जो तेजी देखने मिली है ये इन्वेंट्री की वजह से नहीं, मेजर है डॉलर इंडेक्स के कारण। अगर डॉलर इंडेक्स फिर से स्ट्रांग होता है तो आपको प्राइस में फिर से गोता देखने मिल सकता है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 680 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे कॉपर बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 700 का। और अगर आप पूरे के पूरे कमोडिटी बास्केट की बात करें तो एक ही कमोडिटी जो अंडर परफॉर्मर कर रहा है मार्केट में, आपको देखिए वो है जिंक। जिंक अगर देखिए पिछले महीने में 320 का दायरे में ट्रेड हो रहा था, आज ऑलमोस्ट 270 के दायरे में आ चुका है। ये कमोडिटी में इतनी तेजी आई है, कंटिन्यूसली हैमरिंग देखने मिल रहा है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर कमोडिटी में स्पेशली कॉपर जो बेस मेटल किंग अगर वो लुढ़कता है तो इसमें ज्यादा गिरावट आने की गुंजाइश है। तो मैं रेकमेंड करूंगा 275 के स्तर पे आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 280 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड 265 से 260 के टारगेट के लिए आप जिंक में बिकवाली करें, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर है। फंडामेंटली टेक्निकली दोनों साइड ये काफी वीक है और इसमें गिरावट बरकरार रह सकती है। ऑल राइट, यानी कि थोड़ा सा टॉपिश होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर मेटल सेक्टर, और कुछ मुनाफा वसूली और बिकवाली की राय यहाँ पर निकलती हुई नजर आई है। और कुछ यही हाल यहाँ पर ओवरऑल मार्केट्स का भी है। सेंसेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर, यानी कि पिछले 7-8 दिनों में लगातार तेजी के बाद अब हमने कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स में भी आते हुए देखी है, और कमोडिटीज में भी, इंडस्ट्रियल मेटल्स में हल्की सी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन। बहुत शुक्रिया धर्मेश साथ जुड़ने के लिए, पूरे मेटल्स पैक और एनर्जी पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, ध्यान डालेंगे यहाँ पर पल्सेस की तरफ। बलदेवा जुड़े हैं, साथ ही साथ आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान भी हैं, और फोकस हम यहाँ पर अब दालों में करेंगे। राहुल, पहले आपसे जानना चाहेंगे, और आप ही की एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे जहां पर जो लैंडेड तुअर के प्राइसेस हैं उनमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। 1 नवंबर और 1 दिसंबर के अगर भाव देखे जाएं तो अक्रॉस यहाँ पर गिरावट है। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स? और ये तो एक ही महीने का ट्रेंड हमारे पास है, लेकिन मंथ ऑन मंथ ट्रेंड्स कैसे रहे हैं? इम्पोर्टेड खासकर जो अफ्रीका से तुअर इम्पोर्ट हुई है उसके प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आई थी। अरुषा तुअर जो थी कल जो है 5700 रुपये बिकी है, जो 1 नवंबर को 6250 रुपये थी, यानी 550 रुपये की गिरावट दिखेगी। ठीक इसी तरह मोजाम्बिक तुअर लास्ट मंथ से $350 घटकर करीब 4850 और सॉरी मलावी तुअर और मोजाम्बिक जो है 800 रुपये घटकर कल 5400 रुपये तक आई है। और चेन्नई बोर्ड की अगर आप बात करते हैं तो पिछले एक महीने में भाव करीब 450 रुपये प्रति क्विंटल घटे हैं। मेन रीजन घटने का कारण है कि जो अफ्रीका से जो इम्पोर्ट इंडिया में बढ़ने लगा है ऑल ऑफ अ सडन अच्छी क्रॉप होने की वजह से, और म्यांमार में नई क्रॉप आने वाली है, तो म्यांमार के जो निर्यातक हैं वो अच्छी बड़ी से बड़ी मात्रा में भारत में माल जो है भेजना चाहते हैं। 1 दिसंबर को म्यांमार में तुअर लेमन के भाव $850 थे, जो 1 नवंबर को 890 थे, यानी $40 पिछले एक महीने में घटे हैं। इन कारणों से इम्पोर्ट जो है इंडिया में कम कॉस्ट पे हो रहा है। साथ ही डोमेस्टिक क्रॉप भी अब धीरे धीरे बाजारों में आने लगी है। कर्नाटक में पिछले एक सप्ताह से नई तुअर बाजारों में आने लगी है, और गुलबर्गा पिंक वैरायटी जो नई तुअर है वो 6700 से 7100 बिक रही है, और मारुति क्वालिटी जो है 7000 से 7300 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकती है। आज सोलापुर में नई तुअर की आवक हुई है, और मारुति जो है करीब 7711 रुपये, और पिंक वैरायटी 6800 रुपये के भाव पर बिकी है। फिलहाल जो है तुअर में नमी की मात्रा अधिक आ रही है, इस वजह से थोड़ी कीमतें कम हैं, परंतु एमएसपी जो है 6600 रुपये से अधिक हैं। तो बढ़ती आवक के दबाव से थोड़ा सा बाजारों में अभी मुझे लगता है कि थोड़ी बाजार दब सकते हैं। इस वर्ष जो हमारा अनुमान है वो 35 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 38 लाख टन था, जबकि हमारी खपत 45 लाख टन की रहती है, यानी हमें खपत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन तुअर की जो है जरूरत रहेगी। और पूल में जो है जो बफर स्टॉक है उसमें थोड़ी लास्ट 2 सालों से तुअर की जो सरकारी खरीद है वो उम्मीद के अनुसार नहीं हो पाई। इस वजह से हमें इम्पोर्टेड तुअर खरीदनी पड़ रही है। और साथ ही जैसे कई सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के टेंडर्स आते हैं, जैसे तमिलनाडु है, वहाँ से भी तुअर दाल खरीद के टेंडर जारी हो रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश से भी खरीद का सिविल सप्लाई से तुअर की करीब 7000 मैट्रिक टन खरीद के टेंडर जारी हुए हैं। तो ओवरऑल जो है तुअर में आवक के दबाव से थोड़ा बहुत बाजार जो है दब सकता है, लेकिन जैसे क्वालिटी इंप्रूव होगी भाव और बढ़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि आवक के दौरान जब सरकारी खरीद शुरू होगी तो तुअर की कीमतें जो है एमएसपी से ऊपर रह सकती हैं। ओके,
ठीक है, तो एज ऑफ नाउ बुआई ज़्यादा हुई थी, आवक बाजार में कम है और जो इंपोर्ट्स हैं वो भी सस्ते हो रहे हैं और उन सबका दबाव हमने यहाँ पर तुअर के भाव में काफ़ी क्लियरली आते हुए देखा है। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल दालों को, क्योंकि जहाँ तक चने की बुआई के नंबर्स हमारे पास जो लेटेस्ट सरकार की तरफ से आए हैं वो भी ज़्यादा हैं, यानी कि इवन एज भावों में कोई बहुत बढ़त पिछले एक साल में देखने को नहीं मिली है, उसके बाद भी बिजाई यहाँ पर काफ़ी खासी अच्छी है। मनीषा जी, ये आंकड़ों ने थोड़ा सा अचंभित सबको किया है, क्योंकि करीबन 55% में बुआई हो चुकी है, आंकड़ा हो चुका है, उसमें करीबन पिछले साल के लगभग ही चने की बुआई है। जहां तक उड़द और तुअर की बात करें तो इसमें सरकार की तरफ से सीधा सीधा मैसेज था कि इसमें तेजी हुई तो हम कड़े कदम उठाएंगे। जैसा सरकार ने बीच में ये भी सोचा था कि एक पीरियड लिमिट लगा दी जाए कि इंपोर्ट करने के इतने दिन के अंदर आपको माल बेचना पड़ेगा। तो उन दोनों के चलते यहाँ पे फर्क पड़ा है, क्योंकि इंपोर्टर ने ऊपर भाव में बाहर माल खरीदना बंद कर दिया था, जिससे की वजह से बाहर जो है डॉलर में, जैसा राहुल जी ने बताया कि उड़द और तुअर में काफी गिरावट आई है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग नीचे पड़ी है। और दूसरा, अफ्रीका से करीबन 3 वेसल आ चुके हैं, 2 बर्थ के लिए वेटिंग कर रहे हैं और 1 वेसल रास्ते में है। और दिसंबर मंथ में भी 4 वेसल बल्क वेसल मोजम्बिक से रवाना होंगे, जिसका भी एक प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा सबसे बड़ा प्रेशर साथ के साथ बर्मा से भी है, क्योंकि बर्मा में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख टन माल करीबन पिछले साल से ज्यादा होगा और 70-80 हजार टन वहाँ पे स्टॉक है। तो कुल मिला के सप्लाई को देखते हुए थोड़ा सा एक प्रेशर उड़द और तुअर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाहर की फसल अच्छी है। और यहाँ पे दिसंबर मंथ में, जगह पहले भी बोल चुका हूँ कि दिसंबर मंथ में कभी भी दालों की डिमांड नहीं होती है, क्योंकि हरी सब्जियां काफी मार्केट में होती है और वो काफी सस्ते भाव में बिकती है। तो एक इसका असर सबसे बड़ा मार्केट में दिखाई देता है। एब्सोल्युटली। तो सुनील जी, एज ऑफ नाउ जो करंट सारा सिनेरियो आपने बताया, चाहे वो बुआई को लेकर है, सस्ता इंपोर्ट है, आवक है बाजार में, सरकार का डर भी है, हाई कॉस्टिंग पे लोग इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, बर्मा मोजाम्बिक का जो आपने यहाँ पर व्यू दिया, जिस तरह का तरीका, जिस तरह से दिसंबर मंथ की शुरुआत हुई है, कैसे आप ये पूरे महीने में भावों की रेंज बनता हुआ देखते हैं और आपको लगता है कोई सुधार आगे जनवरी में जाके एट ऑल देखने को मिलेगा? जनवरी के बाद जब बारिश थोड़ी बहुत होती है और सब्जियां कम होने लगती है, तब दालों में उठाव होता है। और ये देखा हमने कि मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने दालों की सेल के लिए सब ज्यादा होते हैं, तो मुझे तब तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। दिसंबर और जनवरी दालों में प्रेशर ही रहेगा भाव में, जहाँ तक हम इंपोर्ट देख रहे हैं, जहाँ तक डिमांड और सप्लाई को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि दिसंबर और जनवरी प्रेशर में और आगे रहने की संभावना है। लेकिन आप कहेंगे एमएसपी के आसपास या उसके ऊपर भाव रहेंगे, या फिर वहां पर भी थोड़ा नुकसान है? जहाँ तक चने की बात करें तो ये एमएसपी से नीचे ही, यदि बिजाई 10% भी कम रहती है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 24-25 लाख टन जो है सरकार के पास माल है, जो टोटल क्रॉप का करीबन 25% है। तो सप्लाई देखेंगे तो यदि 10% की बिजाई कम होती है तो 15% ओवरऑल सप्लाई हर साल नॉर्मल सप्लाई के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो मुझे लगता है चने में हमेशा प्रेशर बना रहेगा। मूंग की बात करें तो मूंग हमारे यहाँ इम्पोर्ट नहीं है, देन है, और बाहर हालांकि भाव कम है, लेकिन यहाँ पे जो है मूंग की फसल में कुछ फर्क दिखाई दिया था। जहाँ तक हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे आवकों पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि मूंग के भाव जो है वो ठीक बने रहेंगे। और तुअर उड़द में, जैसा मैंने पहले ही बोला कि बर्मा और मोजम्बिक को देखे तो तुअर और उड़द में सप्लाई जो है इंपोर्ट के बराबर बनी रहेगी। तो मुझे ये लगता है कि कुल मिला के सिनारियो दालों पे अगले 1.5-2 महीना प्रेशर में रहेगा। और जब तक ये चुनाव भी निपट जाएंगे, सरकार भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, उसके बाद ही मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद होगी इसमें भाव बढ़ने की। ऑल राइट, यानी कि दिसंबर जनवरी फिलहाल यहाँ पर मुनाफे के तौर पर दालों में तो भूल जाना चाहिए, भाव एक रेंज में रहने की उम्मीद है, आवक अच्छी खासी है, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पर काफी स्ट्रांग रहेगा। राहुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, आपका भी सुनील जी। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। कमोडिटीज में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इक्विटी के पूरे एक्शन की। सुमित ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडियो में है ही। कुछ ही देर में बात करेंगे मार्केट्स पे, थोड़ा डे लो पे जरूर है आज, लेकिन देखते हैं क्या प्रॉफिट टेकिंग है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। छोटे से ब्रेक के उस पर